हाय डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू इंटेक्ट क्लासेस। आज हम क्लास 10th की जो कि एसएसटी है ये, और इसमें पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 2 संघवाद पढ़ेंगे। समझेंगे कि संघवाद होता क्या है। संघवाद जो है वो किसी भी कंट्री में संघवाद का क्या रोल है, ठीक है, संघीय व्यवस्था क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संघवाद का अर्थ होता है, साधारण शब्दों में कहे तो संघवाद संगठित रहने का विचार है, और संघ बराबर संगठन प्लस वाद विचार। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संघवाद एक क्या है, संस्थागत प्रणाली है जिसमें दो स्तर की राजनीतिक व्यवस्थाओं को सम्मिलित किया गया है। एक में तो हम देखेंगे केंद्र सरकार और दूसरे में हम देखेंगे राज्य सरकार। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं संघवाद जो है वो दो स्तर की राजनीतिक व्यवस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है हमारे संघवाद में। तो इस संघवाद में हम देखेंगे पहला स्तर है केंद्र सरकार का, दूसरा स्तर है राज्य सरकार का। ठीक है, तो आखिरकार हम देखेंगे कि किस प्रकार ये केंद्रीय व्यवस्था और राज्य व्यवस्था किस प्रकार काम करती है। ठीक है, तो चलते हैं संघीय शासन व्यवस्था के बारे में समझते हैं। संघीय शासन व्यवस्था में सत्ता का वितरण दो या दो से अधिक स्तर पर किया जाता है। अब भाई सत्ता मतलब आपको पता है पावर। ठीक है, तो पावर का जो वितरण है वो कैसे हो रहा है। एक तो भैया केंद्र सरकार में हो रहा है। एक तो हमने देखा है कि केंद्र सरकार के पास कितनी पावर है, वो किस विषय पर कानून बना सकती है। वही हम देखेंगे कि राज्य सरकार के पास कितनी पावर है, वो किस विषय के ऊपर कानून बना सकती है। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे। संघीय शासन व्यवस्था में जो सर्वोच्च सत्ता होती है वो केंद्रीय सरकार व उसके विभिन्न छोटी इकाइयों के मध्य बटी होती है। जैसे कि केंद्र सरकार की शक्तियां और राज्य सरकार की शक्तियों को क्या होता है, एक तरह से बंटवारा होता है आपस में, किसको कितनी शक्तियां मिली हुई है। आमतौर पर इसमें एक सरकार पूरे देश के लिए होती है जिसके जिम्मे राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं। ठीक है, फिर राज्य या प्रांतों के स्तर की सरकार होती है जो शासन के दैनंदिन दैनंदिन कामकाज को देखती है। अगर मैं बात करूं तो केंद्र सरकार का क्या रोल होता है, पूरे पूरे विश्व लेवल पर लेके चलना। और वही अगर बात करें राज्य सरकार की तो एक तरह से दैनिक काम होती है उनकी। ठीक है, और अगर मैं बात करूं सत्ता के इन दोनों स्तर की सरकारें अपने अपने पर स्वतंत्र होकर अपना काम करती है। ठीक है, तो एक तरह से जो अपना काम करती है कैसे, स्वतंत्र होकर काम करती है। चलिए संघीय शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं देख लेते हैं। संघीय व्यवस्था में सत्ता केंद्रीय सरकार और अन्य सरकारों में बटी होती है। यहाँ पर हम बात करते हैं जो सत्ता होती है, शक्ति होती है, पावर होती है, नियम बनाने की जो शक्ति होती है, तो ये सब जो है अन्य अन्य जो जितने भी अन्य सरकार होती है उसमें बटी होती है। जैसे कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार, और उसके बाद अगर हम बात करें तो तीसरा कौन सा है, स्थानीय सरकार। ठीक है, लोकल, जिसको हम कहते हैं लोकल बॉडीज। केंद्र सरकार राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर कानून बनाती है। अब देखो यहाँ पर समझने वाली बात है कि जो केंद्र सरकार है वो जो है राष्ट्रीय महत्व के ऊपर ही कानून बना सकती है। तो राज्य सरकार किस पर बनाती है, तो राज्य से संबंधित जितने भी विषय होते हैं उस पर कानून बनाती है। जैसे कि केंद्र सरकार बेसिकली किस पे बनाती है, रक्षा पर। ठीक है, यहाँ पर रक्षा पे बनाती है। अब जैसे राज्य सरकार का हम देखें, जैसे कि वन पर, पुलिस सेवा पर, तो इन सब पर नियम बनाती है। दोनों स्तर की सरकारें अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर अपना काम करती हैं। संघीय व्यवस्था में दो या दो से अधिक स्तर की सरकारें होती है। संघीय व्यवस्था में क्या होती है, संघीय व्यवस्था का मतलब ही होता है जहां पर सरकार की जो स्तर है दो या दो से अधिक होगी, और उन्हीं में ही शक्तियों का क्या होता है, बंटवारा होता है। अलग अलग स्तरीय सरकार द्वारा एक ही नागरिक समूह पर शासन होता है। ठीक है, तो सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित है। हमारे संविधान में ऑलरेडी ये सारी चीजें हैं। संघीय व्यवस्था क्या है, संविधान के मौलिक प्रावधानों में बदलाव का अधिकार दोनों स्तर की सरकार की सहमति से ही संभव हो सकता है। अगर कुछ चेंजेस करना है तो भाई दोनों की सहमति बहुत जरूरी है, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो। अदालतों को संविधान और सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का पूरा पूरा अधिकार है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, और जितने भी स्थानीय न्यायालय है जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इन सबको जितने भी हैं संविधान और सरकारों के पूरे पूरे अधिकारों को क्या कर सकते हैं, व्याख्या करने का भी इनके पास अधिकार है।
वित्तीय होती है इनके पास, स्वायत्तता के लिए राजस्व को अलग अलग स्रोत निर्धारित किए हैं। भाई अब सरकार जो है, राज्य है और केंद्र सरकार है, किसी भी राष्ट्र को चलाने के लिए यहाँ पर जो टैक्स वाला जो सिस्टम है, कर लगाने का जो अलग अलग अधिकार है, सबको वहाँ पर दे रखा है। केंद्र सरकार अलग टैक्स करती है और राज्य सरकार अलग करती है। ठीक है। मूल उद्देश्य क्षेत्रीय विविधताओं का सम्मान करते हुए देश की एकता की सुरक्षा उसे बढ़ावा देना। इनका बेसिकली ये जो सिस्टम है संघवाद लाने का मेन लक्ष्य यही है, ताकि हम जितने भी, अब देखो कितने सारे लोग हैं, अगर मैं बात करूं भारत का एग्जांपल ले लेते हैं कि भारत में कितने प्रकार के जाति के लोग, कितने वर्ग प्रकार के लोग रहते हैं यहाँ पर, तो इन सबको एक तरह से इनकी सम्मान करते हुए, इनको इनके हित को देखते हुए ये सारी चीजें लाई गई है। ठीक है। चलिए अब संघवाद की कुछ बुराइयां भी देख लेते हैं। केंद्रीय सरकार अधिक शक्तिशाली होती है, इसके कुछ नकारात्मक जो बिंदु है ये देख लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, संघवाद में क्या होता है कि केंद्र और राज्य में शक्तियां जो बटी हुई होती है, इसमें क्या होता है कि केंद्र सरकार सबसे ज्यादा पावरफुल होती है, इसमें नो डाउट, ये तो है, हमारे भारत में भी यही चीज है। संविधान संशोधन का अधिकार केवल केंद्र को ही प्राप्त है, जो संविधान संशोधन है, लेकिन हमारे भारत में जितने भी हैं राज्य सरकार के पास भी कुछ कुछ शक्तियां हैं। संसद को अधिकतर होना, ठीक है, अधिक अधिकार होना, संसद के पास ज्यादा अधिकार होता है, जैसे कानून बनाने का। धन संबंधी अधिकार केंद्र के पास ज्यादा होता है। ठीक है। पैसों को रिगार्डिंग भी हमने देखा है कि जो अधिकार है केंद्र के पास ज्यादा होती है। केंद्र सरकार का राज्य सरकारों के मामले में अनावश्यक इंटरफेयर। अभी होता क्या देखो, इसमें हम देखते हैं कि ये सारी जो बुराइयां हैं, संघवाद की बुराइयां हैं, असल में जो केंद्र सरकार है उनके पास ज्यादा शक्तियां होती है, राज्य सरकार के पास कम। राज्य सरकार चाहते हैं कि भाई जो केंद्र सरकार है वो कम से कम हमारे ऊपर इंटरफेयर करे, ताकि हम अपने काम को अच्छे से कर सके। इससे क्या होता है कि केंद्र और राज्य सरकार में क्या हो जाती है, मतभेद हो जाती है, उनके बीच जो रिलेशन है वो अच्छे से नहीं बन पाता है। तो ये कुछ कमियां हम कह सकते हैं। तो संघवाद के प्रकार क्या होते हैं, साथ आकर संघ बनाना, दूसरा है साथ लेकर संघ बनाना। अब यहाँ पर बात करेंगे कि साथ आकर संघ बनाना, जैसे कि क्या, दो या अधिक स्वतंत्र इकाइयां साथ लेकर एक बड़ी इकाइयां गठन करते हैं और सभी स्वतंत्र राज्य की सत्ता एक समान होती है। अब यहाँ पर जैसे देखो छोटे छोटे राज्य है, ठीक है, ये एक साथ आके संघ बनाएंगे, ये प्रॉपर संघ बन गया। तो जैसे कि यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ले लो, संयुक्त राज्य अमेरिका, ये इसके कुछ उदाहरण देखने को मिल सकते हैं। साथ लेकर संघ बनाना एक बड़े देश के द्वारा अपने आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए, अब आंतरिक विविधता जैसे देखेंगे एग्जाम्पल में, ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन करना। केंद्र अधिक शक्तिशाली होता है जिसमें, और जैसे कि जापान और भारत, तो हमने देखा है कि भारत में जो आंतरिक विविधता बहुत ज़्यादा है, अलग अलग प्रकार के भाषा के लोग, अलग अलग प्रकार के जाति के लोग, अलग अलग सबका संस्कृति भी अलग अलग है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इतनी सारी विविधता है, तो इसको एक तरह से इसको संघ एक यूनाइट करने के लिए, उसको एक करने के लिए ये वाला जो है पॉलिसी हमारे भारत देश ने अपनाया है। तो एग्जाम्पल में हमने देख लिया भारत और जापान इसके एग्जाम्पल है, लेकिन यहाँ पर केंद्र सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। ठीक है। अब हम बात करते हैं एकात्मक संघात्मक सरकारों के बीच अंतर। एकात्मक की बात करें तो यहाँ नाम से लग रहा है एकात्मक, तो इसमें जो केंद्र सरकार होगी जब सबसे ज्यादा क्या होगी, पावरफुल होगी। जो केंद्र सरकार होगी जो बहुत ज्यादा शक्तिशाली होगी, इसके अंतर्गत संविधान संशोधन जो है केंद्र सरकार कर सकती है। शक्तियों का एक जगह पर केंद्रित होना, जैसे जो पावर है, यहाँ पर अगर देखो, यहाँ पर अगर मैं पूरे भारत की बात करूँ तो यहाँ पर केंद्र सरकार है, यहाँ पर राज्य सरकार है, तो सबसे ज्यादा जो पावरफुल है इसको बनाया गया है। ठीक है। इसमें एक ही नागरिकता होती है, इसमें नागरिकता एक ही होगी, भाई कहीं भी रहो, ऐसा नहीं है कि राज्य की अलग नागरिकता होगी और केंद्र की अलग होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो नागरिकता होती है इसमें एक ही होती है। केंद्र सरकार राज्यों से शक्तियां ले सकती है। केंद्र सरकार इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि वो राज्य से भी शक्तियां ले सकती है। अब हम बात करते हैं संघात्मक, हमने एकात्मक पढ़ लिया हमने, अब हम पढ़ते हैं संघात्मक। तो संघात्मक शासन व्यवस्था में क्या है, इसमें केंद्रीय सरकार की अपेक्षाकृत कमजोर होती है। इसमें केंद्र सरकार जो है वो अपेक्षाकृत क्या होती है, कमजोर होती है। इसमें केंद्र सरकार अकेले संविधान संशोधन नहीं कर सकती।
शक्तियां कई स्तर पर विभाजित होती है। शक्तियां तुम्हें पता ही है कि शक्तियां जैसे कि केंद्र के लेवल पर, और यहाँ अगर बात करते हैं राज्य लेवल पर, उसके बाद स्थानीय सरकार जो है वहां पर भी शक्तियों का बंटवारा होता है। कई संघ व्यवस्था वाले देशों में दोहरी नागरिकता होती है। कई कहीं पर हमने देखा है संघ व्यवस्था है बट वहां पर भी दोहरी नागरिकता है, जैसे कि यूएसए, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका। दोनों स्तरीय सरकारें अपने अधिकार क्षेत्र में स्वतंत्र होती है। तो हमने ये देख लिया कि संघात्मक शासन व्यवस्था में जो केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, दोनों एक तरह से अपने पास समान अधिकार रखती है और स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करती, ठीक है। भारत की संघीय व्यवस्था में बेल्जियम से मिलती जुलती एक विशेषता, उससे अलग एक विशेषता, बेल्जियम से मिलती जुलती एक विशेषता है। भारत में बेल्जियम से मिलती जुलती विशेषता यह है कि दोनों देशों में संपूर्ण देश के लिए एक संघ सरकार का गठन किया गया है, ठीक है। बेल्जियम से मिलती जुलती अलग एक विशेषता क्या है, जैसे कि अलग विशेषता यह है कि बेल्जियम की केंद्र सरकार अनेक शक्तियों देश के दो क्षेत्रीय सरकारों को सुपुत्र कर दी गई, जबकि भारत में केंद्र सरकार के अनेक मामलों में राज्य सरकार पर नियंत्रण रखती है। तो हमने देखा है कि जो केंद्र सरकार है सबसे ज्यादा पावरफुल है। अगर व्यवहारिक तौर पर देखा जाए तो केंद्र सरकार सच में ज्यादा पावरफुल है हमारे भारत देश में, ठीक है। राज्य पर नियंत्रण करती है केंद्र सरकार। भारत में संघीय व्यवस्था क्या होती है, अब हम देख ले, अपने भारत की बात करते हैं कि भारत के अंदर संघीय व्यवस्था किस प्रकार काम करती है। क्या हम देखेंगे यहाँ पर कि केंद्र सरकार कितनी पावरफुल है, राज्य सरकार कितनी पावरफुल है, ठीक है। एक बहुत ही दुखद और रक्त रंजित विभाजन के बाद भारत आजाद हुआ। जब हमारा भारत जब विभाजन हुआ, भारत और पाकिस्तान जब दो अलग 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 राष्ट्र बने, तो यहाँ पर बहुत सारी समस्या आई। आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से हमने देखा बहुत परेशानी हमें झेलने को मिली, ठीक है। आजादी के कुछ समय बाद ही अनेक स्वतंत्र राजवाड़ों का भारत में विलय हुआ, और भी कई सारे जो रजवाड़े थे, जो छोटे मोटे राजा के अधीन राज्य थे, उनको भी हमने अपने अंदर मिलाया। इसमें संघ शब्द नहीं आया, पर भारतीय संघ का गठन संघीय शासन व्यवस्था के सिद्धांत पर ही हुआ है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो भारतीय संघ का जो गठन है संघीय शासन की व्यवस्था के सिद्धांत पर हुआ था, लेकिन उस समय संघ शब्द का कोई जिक्र नहीं था जब भारत का विभाजन हुआ था। संविधान ने मौलिक रूप से दो स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया, संघ सरकार और राज्य सरकार। तो हमने देखा जब संविधान बन रहा था तो उस समय हम देख रहे थे कि जहां पर यहाँ पर क्या किया था इन्होंने, संघ सरकार जैसे कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार, दो स्तर की सरकारों का जिक्र किया गया था संविधान में। लेकिन केंद्र सरकार को पूरे भारतीय संघ का प्रतिनिधित्व करना था। बाद में पंचायत और नगर पालिका हम देखते हैं। तीसरा यहाँ पे हमने देख लिया, एक नंबर पे तो हो गई ये, दूसरे पे हो गया ये, ठीक है। उसके बाद तीसरे पे हम बात करते हैं पंचायत और नगर पालिका। तो यहाँ पर बाद में पंचायत और नगर पालिकाओं के रूप में संघीय शासन का तीसरा स्तर भी जोड़ दिया गया, ठीक है। अब भाई तीसरा स्तर इसलिए ताकि जो व्यवस्था है और आसान तरीके से चलने लग जाए, ठीक है ना। बहुत सारी प्रॉब्लम होती थी उस समय, तो इसी वजह से तीसरी व्यवस्था लाई गई। भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा कैसे होता है देख लेते हैं। संविधान में स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विधायी अधिकारों को तीन हिस्से में बांटा गया है, और तीन सूचियां इस प्रकार हैं। अब हम देखते हैं जो पावर है, जैसे संघ सूची, इस पर भैया केंद्र सरकार ही काम कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही काम कर सकती है। राज्य सरकार इस पर विषय बना सकती है, और समवर्ती में राज्य और संघ दोनों मिलकर काम कर सकते हैं, ठीक है। तो संघ सूची में केंद्र सरकार, राज्य सूची में राज्य सरकार, और समवर्ती सूची में दोनों मिलकर काम कर सकते हैं। देख लेते हैं एक बार संघ सूची में क्या है। संघ सूची में जैसे कि प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार, मुद्रा जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं। तो इसमें कौन कौन से विषय हैं तो हमने देख लिए भाई, ये सारे विषय हैं। और इस पर नियम कानून या किसी भी प्रकार का विवाद पर केंद्र सरकार पूरे पूरे इन्वॉल्व होते हैं, या इन पर ही नियम बना सकते हैं। पूरे देश के लिए इन मामलों के एक तरह की नीतियों की जरूरत होती है, इसी कारण इन विषय को संघ सूची में डाला गया है। संघ सूची में वर्णित विषय के बारे में कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को है। केंद्र संघ सूची में कुछ भी है
तो उस पर जितने भी निर्णय हैं वो कौन लेने वाला है? केंद्र सरकार। इसमें कितनी टोटल सब्जेक्ट कितने हैं, विषय कितने हैं? 97, परंतु वर्तमान में कितने हैं? 100। तो ये आप डेटा जो है वो याद रख लेना, पेपर में आ सकता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं राज्य सूची। देखो राज्य सूची में क्या है? पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि, सिंचाई जैसे प्रांतीय और स्थानीय महत्व के विषय शामिल हैं। तो इस पर भाई नियम कानून कौन बना सकता है? राज्य सूची। राज्य सूची में वर्णित विषयों पर सिर्फ राज्य सरकार ही कानून बना सकती है। पहले इसमें 66 थे, अब क्या हो गए? घटकर कम हो गए, ठीक है। समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में हमने देखा शिक्षा के ऊपर, वन के ऊपर, मजदूर संघ, विवाह, गोद लेना और उत्तराधिकारी जैसे विषय पर केंद्र के साथ राज्य सरकार की साझी दिलचस्पी पे आते हैं और दोनों मिलकर इस पर कानून बना सकते हैं, ठीक है। इस विषय पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को ही है। लेकिन जब दोनों के कानून में टकराव हो जाए, जैसे मान के चलो इन विषयों पर, जैसे कि यहाँ पर हम बात करते हैं वन पर, अगर, क्योंकि वन तो किस पर, ये तो भाई समवर्ती सूची का है। अगर वन पर हम नियम कानून बना रहे हैं तो इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों बनाएगी, हमें पता है राज्य सरकार भी बनाएगी। तो यहाँ पर हम देखेंगे अगर इन दोनों में कोई मतभेद हो जाए तो चलेगी किसकी? केंद्र सरकार की। ये बात याद रख लेना, केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया कानून ही क्या होगा? मान्य होता है। इसमें टोटल कितने थे? 43 विषय, लेकिन कितने हो गए? 52 हो गए ना भाई। वहां से कम किया, 66 से कम किया कि नहीं? 61, 5 कम हो गया, 5 इसमें जोड़ दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो है केंद्र जो है अपने आप को कहीं ना कहीं मजबूत स्थिति में ला रही है। चलो ठीक है भाई, अब हम देखते हैं अवशिष्ट शक्तियां। अब जो बची खुची जो रिमेनिंग पावर है वो इस पर कौन कानून बनाए? तो आपको पता होना चाहिए पावरफुल कौन? केंद्र सरकार। तो यहाँ पर भी केंद्र सरकार जो है कानून बनाने का अधिकार रखती है, ठीक है। तो इस पर कौन कानून बनाएगी अवशिष्ट शक्तियों पर? केंद्र सरकार। ये एग्जाम में आ सकता है। अब हम बात करते हैं संघीय व्यवस्था कैसे चलती है। तो अब देखते हैं कैसे चलती है। भाषाई राज्य। भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन हमारे देश की पहली और एक कठिन परीक्षा थी। अब भैया किसी भी राज्य को अगर भाषा के आधार पर गठन करना था तो ये एक चैलेंज का काम था। अब नए राज्यों को बनाने के लिए कई पुराने राज्यों की सीमाओं को बदला बदला गया। जब एक भाषा के आधार पर राज्यों के निर्माण की मांग उठी तो राष्ट्रीय नेताओं को डर था कि इससे क्या होगा, देश कहीं टूट ना जाए, ठीक है। केंद्र सरकार ने कुछ समय के लिए राज्यों को पुनर्गठन को टाला, परंतु हमारा अनुभव बताता है कि देश ज्यादातर मजबूत और एकीकृत हुआ है। प्रशासन में भी पहले की अपेक्षा सुविधाजनक हुआ है, हमने देखा है। कुछ राज्यों का गठन भाषा के आधार पर ही नहीं बल्कि संस्कृति, भूगोल, निर्जातीय की विविधता को रेखांकित एवं महत्व देने के लिए किया गया था। अब जैसे एग्जाम्पल पर अगर मैं बात करूं तो भाषा के आधार पर जैसे आंध्र प्रदेश बना और भी कई राज्य भाषा के आधार पर बना। तो सिर्फ भाषा के आधार पर ही राज्य नहीं बना, और भी कई कारण हो सकते हैं जैसे कि सांस्कृतिक, भूगोल, निर्जाति, ये सारी चीजें भी देखी जाती है। अब हम बात करते हैं भारत की भाषा नीति। तो भारत की संघीय ढांचे की दूसरी परीक्षा भाषा नीति को लेकर हुई। भारत में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा ना देकर हिंदी व अन्य 21 भाषाओं की अनुसूची भाषाओं का दर्जा दिया गया। तो ये बात याद रख लेना, हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं है, ठीक है। अंग्रेजी को राजकीय भाषा के रूप में मान्यता दे दी। तो यहाँ पर पता होना चाहिए राजकीय भाषा के रूप में किसको मान्यता दी? अंग्रेजी को, विशेषकर गैर हिंदी भाषी प्रदेशों को देखते हुए, क्योंकि साउथ में तो हिंदी बोली नहीं जाती, तो वहां पर जो है राजकीय भाषा कौन सी है? अंग्रेजी है। सभी राज्यों की मुख्य भाषा का विशेष विशेष ख्याल रखा गया है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि भाई जबरदस्ती थोपी जाए किसी पे कोई भाषा।
हिंदी को राज्य भाषा माना गया। हिंदी सिर्फ 40% लगभग भारतीयों को मातृभाषा है। लगभग मतलब मातृभाषा 40% के आसपास है यहाँ पर। इसलिए अन्य भाषाओं को संरक्षण के अनेक दूसरे उपाय किए गए। केंद्र सरकार किसी पद का उम्मीदवार इनमें से किसी भी भाषा में परीक्षा दे सकता है, बशर्ते है कि उम्मीदवार इसको विकल्प के रूप में चुने। तो ठीक है, बहुत आसान तरीके से हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं कि केंद्र राज्य में संबंध क्या है। ठीक है, तो सत्ता की साझेदारी का संवैधानिक व्यवस्था वास्तविक में कैसा रूप लेगी, ये ज्यादातर इस बात पर निर्भर करता है कि शासक दल और नेता किस तरह व्यवस्था का अनुसरण करते हैं। ठीक है, काफी समय तक हमारे यहाँ तक की पार्टी का केंद्र और अधिकांश राज्यों में शासन रहा है। इसका व्यवहारिक मतलब ये हुआ कि राज्य सरकार ने स्वायत्त संघीय इकाई के रूप में अपने अधिकार का प्रयोग नहीं किया है। जब केंद्र और राज्य में अलग अलग दलों की सरकारें रही तो केंद्र सरकार ने राज्यों को अधिकार अनदेखी करने की कोशिश की। उन दिनों केंद्र सरकार अक्सर संवैधानिक प्रावधानों का दुरुपयोग करके विपक्षी दलों की राज्य सरकार को क्या करती थी, भंग करती थी। ऐसे एग्जाम्पल में समझे कि हम यहाँ पर बात करते हैं सत्ता की साझेदारी। बेसिकली कि मैं शक्तियों का बंटवारा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है कि थोड़ा सा जटिल मुद्दा ये हो जाता है कि केंद्र सरकार में किसी भी पार्टी का अगर नेता है या किसी भी पार्टी की सरकार है, और अगर जिस पार्टी की सरकार है, अगर मैं किसी राज्य की बात करूं, वहां पर अगर कोई गैर पार्टी आ गई, जो केंद्र में कोई और है, राज्य में कोई और है, तो ऐसे में क्या होगा, दिक्कत हो जाएगी। मैं किसी का एग्जाम्पल नहीं लेने वाला, बट आप देखो, अगर केंद्र सरकार किसी भी ए पार्टी की है और किसी भी राज्य में, अब मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे 4-5 ऐसे राज्य जहां पर ए पार्टी है, तो ठीक है, क्योंकि केंद्र में भी ए पार्टी है, राज्य में भी कुछ राज्यों में ए पार्टी है, तो ऐसे में क्या होगा, मतभेद होने के कम चांस होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि केंद्र सरकार के पास ए पार्टी है और अगर कोई बी पार्टी अन्य राज्य पर रूल कर रही है, सत्ता में है, तो ऐसे में क्या होता है कि केंद्र राज्य में मतभेद होने लग जाता है और केंद्र कहीं ना कहीं राज्यों को परेशान करने का काम करती है। ऐसे में क्या होता है कि केंद्र राज्य के जो संबंध है वो बहुत ज्यादा खराब हो जाते हैं। ठीक है, तो बस यही है इसमें। ये संघवाद की भावना के प्रतिकूल काम करता है। ठीक है, अब ये संघवाद की भावना के प्रतिकूल काम करता है। 1990 के बाद ये स्थिति काफी बदल गई। इस अवधि में देश के अनेक राज्यों में क्षेत्रीय दलों का क्या हुआ, उदय हुआ। यही दौर केंद्र में गठबंधन सरकार की शुरुआत का भी है, क्योंकि किसी एक दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, इसलिए प्रमुख पार्टियां को क्षेत्रीय दलों समेत अनेक पार्टियों का गठबंधन बनाकर सरकारें बनानी पड़ी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो कई सरकारें होती है, कई पार्टियां होती हैं, वो बहुमत हासिल नहीं कर पाती, तो इसीलिए अन्य पार्टियों के साथ क्या क्या हो जाती है, मिल जाती हैं और सरकार का निर्माण कर लेती है। और बहुमत मिलने पर तो भाई सरकार बननी है। इससे क्या होगा, सत्ता में साझेदारी और सरकार की स्वायत्तता का आदर करने की नई संस्कृति पनपेगी। इसमें क्या होगा कि ऐसे में तो भैया आदर तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर दिक्कत है। इस प्रवृत्ति को सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े फैसले से भी बल मिला और इस फैसले के कारण राज्य सरकार को मनमाने ढंग से भंग करना केंद्र सरकार के लिए मुश्किल हो गया। सुप्रीम कोर्ट भी इंटरफेयर हुए, तो ऐसे में केंद्र सरकार ज्यादा अपनी मनमानी अब राज्य सरकार पर नहीं कर सकती है। इस प्रकार आज संघीय व्यवस्था के तहत सत्ता की साझेदारी संविधान लागू होने के तत्काल बाद वाले दौर की तुलना में ज्यादा प्रभावी है। अब हम बात करते हैं कि गठबंधन सरकार क्या होती है। ठीक है, एक से अधिक राजनीतिक दलों के द्वारा मिलकर बनाई गई सरकार को ही गठबंधन सरकार कहते हैं। अलग अलग पार्टी, ए पार्टी, बी, सी पार्टी, जब ये आपस में मिल जाए तो इसी को हम कहते हैं गठबंधन सरकार। ठीक है, अनुसूचित भाषाएं, और पहले हम देख लेते हैं गठबंधन सरकार कब बनती है, पहले देख लेते हैं।
जब कोई पार्टी, जैसे ये पार्टी जो है वो प्रॉपर बहुमत नहीं ला पाती है, जितनी वोट चाहिए, जितनी सीट चाहिए उतनी सीट नहीं ला पाती है, तो ये क्या करती है, इन दोनों की पार्टियों की मदद से वो बहुमत हासिल करके सरकार सरकार का निर्माण करती है, ये सरकार बनाती है। और ऐसे में तुम्हें पता ही है कि सरकार किस तरीके से चलेगी। भाई इसका कहना भी मानना है, इसका भी कहना मानना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं। अब अनुसूचित भाषाएं की बात करें तो टोटल कितनी है भाई, 22 भाषाएं, जिन्हें भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में रखा गया, जिन्हें अनुसूचित भाषाएं बोले जाते हैं। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि टोटल कितनी 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं रखी गई हैं, 22 भाषाएं रखी गई हैं। तो चलिए, भाषाई राज्य क्यों, राज्य की भी अपनी राजभाषाएं हैं, राज्यों का अपना अधिकांश काम अपनी राजभाषा में ही होता है। जैसे कि महाराष्ट्र हो गया, तमिलनाडु, कर्नाटक, इन सब में भाई खुद की अपनी जो लोकल लैंग्वेज है वो होती है। संविधान के अनुसार सरकारी कामकाज की भाषा के तौर पर अंग्रेजी का प्रयोग 1965 में बंद हो जाना चाहिए था, पर अनेक गैर हिंदी भाषी प्रदेशों ने मांग की कि भई अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखा जाए। दिक्कत तो होगी ना ऐसे में। तमिलनाडु में तो इस मांग ने उग्र रूप भी ले लिया। केंद्र सरकार ने हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को भी राजकीय कामों में प्रयोग की अनुमति देकर इस विवाद को सुलझाया। अब भैया अंग्रेजी 1965 तक बंद हो जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई, क्योंकि साउथ में अगर आप जाओगे तो वहां पर उनकी जो क्षेत्रीय भाषा है वो है। तो इन्होंने क्या करा, अंग्रेजी को भी डिमांड करी वहां के लोगों ने, तो फिर अंग्रेजी को भी रखा गया। अनेक लोगों को मानना था कि इस समाधान से अंग्रेजी भाषी अभिजन को लाभ पहुंचेगा। राजभाषा के रूप में हिंदी को बढ़ावा देने की भारत सरकार की नीति बनी हुई है, पर बढ़ावा देने का मतलब ये नहीं कि केंद्र सरकार उन पर राज्यों पर हिंदी थोप सकती है जहां लोग कोई और भाषा बोलते हैं। ठीक है, तो राजभाषा के रूप में हिंदी को बढ़ावा देना चाहिए, लेकिन जहाँ साउथ जैसे या फिर पूर्वोत्तर भारत में आप किसी भी हिंदी भाषा को आप वहां पे कैसे थोप सकते हो। ठीक है, तो हुआ यूं कि भारतीय राजनेताओं ने इस मामले में जो लचीला रुख अपनाया, उसे उसी से हम श्रीलंका जैसी स्थिति में पहुंचने से बच गए। ऐसे में दिक्कत हो जाती, तो इसलिए सरकार ने बोला ठीक है भैया, आपको जिस भाषा में कंफर्ट हो तो वहीं पर ही आप उस भाषा से अपना काम चलाओ। क्योंकि श्रीलंका में हमने देखा सिंधी लोगों की ज्यादा चल रही थी वहां पर, तमिल लोगों के साथ वहां बहुत अत्याचार हुआ, तो ऐसी स्थिति आ जाती। चलिए स्टार्ट करते कि भारत में भाषाई विविधता क्या है। तो 1991 के सॉरी 1991 की जनगणना के अनुसार भारत में 1500 अलग अलग भाषाएं हैं। इन भाषाओं को कुछ मुख्य भाषाओं के समूह में रखा गया। उदाहरण के लिए भोजपुरी, मगधी, बुंदेलखंडी, छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी, भीली और कई अन्य भाषाओं को हिंदी में समूह में रखा गया। ठीक है, विभिन्न भाषाओं के समूह बनाने के बाद भी भारत में 114 भाषाएं हैं। अब इनमें से 22 भाषाओं को संविधान के 8वें अनुच्छेद 8वें अनुच्छेद में अनुसूचित भाषाओं को लिस्ट में रखा गया। अन्य भाषाओं को अनुसूचित भाषा कहा गया। इस तरह से भाषाओं के मामले में भारत दुनिया का सबसे विविध वाला देश बन गया। अब हम बात करते हैं कि भारत में विकेंद्रीकरण का मतलब क्या है। बेसिक से समझते हैं कि भारत में विकेंद्रीकरण का मतलब ये है कि जब केंद्र सरकार से पावर राज्य सरकार को दी जाए और राज्य सरकार से पावर जब निचले सरकार यानी कि स्थानीय सरकार तक पहुंच जाए, तो इसे हम कहते हैं शक्तियों का क्या होना, बंटवारा करना। ठीक है, शक्तियों का क्या करना, विभाजन करना। तो अब देखते हैं कि भारत एक विशाल देश है जहां दो स्तर वाली सरकार से काम चलाना बहुत मुश्किल काम है। भाई भारत में इतने सारे लोग हैं, जनसंख्या कितनी ज्यादा है, और इतने ज्यादा जनसंख्या में अलग अलग
तुमने देखा होगा झीलें हैं, फिर उसके आप नीचे आओगे तो गांव मिलेंगे आपको। तो ऐसे में लोगों तक पहुंचना किसी भी सुविधा का थोड़ा सा जटिल लगता है। तो भारत के कुछ राज्यों तो यूरोप के कई देशों से भी बड़े हैं। अगर एग्जाम्पल लेंगे बाहर वाले कंट्री से, तो एक राज्य का अगर एग्जाम्पल लेते हैं तो उनसे, उन कंट्रियों से कई ज्यादा जनसंख्या तो हमारे सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही है। अब उत्तर प्रदेश जो है वो रूस से भी बड़ा है जनसंख्या के मामलों में, क्षेत्रफल में तो वो बड़ा है भाई। इस राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में बोली, खान पान और सांस्कृतिक विविधता देखने को मिलती है। कई स्थानीय मुद्दे ऐसे होते हैं जिनका निपटारा स्थानीय स्तर पर ही किया जा सकता है। अब भैया जितने भी स्थानीय मुद्दे हैं, तुम राज्य सरकार पर तो जा नहीं सकते हो, ठीक है, या केंद्र सरकार पर तो जा नहीं सकते हो। तो बहुत सारे जब हमें दिखा कि समस्याएं बहुत हैं, तो इसी के तंज पर केंद्र सरकार ने एक स्थानीय सरकार की स्थापना करी। तो स्थानीय सरकार के माध्यम से सरकारी तंत्र में लोगों की सीधी भागीदारी हो गई, और इसीलिए भारत में सरकार के एक तीसरे स्तर की बनाने की जरूरत पड़ गई। ठीक है, हुआ यूं कि पंचायती राज गांव के स्तर पर स्थानीय शासन पंचायती राज कहलाती है। जो गांव के लेवल में गवर्नमेंट चलती है उसको हम पंचायती राज कहते हैं। ठीक है, तो दिसंबर 1992 में भारतीय संसद ने संविधान के 73वें और 74वें संविधान संशोधन को मंजूरी दी। इसके तहत भारत में स्थानीय स्वशासन निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया और भारत में पंचायती राज व्यवस्था को पूरी तरह से मजबूत किया। ठीक है, तो पंचायती राज व्यवस्था ग्राम लेवल पर तो ये हो गया, लेकिन शहर लेवल जितने भी हैं शहर में जैसे नगर पालिकाएं होती है, तो यहाँ पर 74वें संविधान संशोधन में इसको देखा गया। अब हम बात करते हैं 1992 में पंचायती राज व्यवस्था के प्रमुख प्रावधान। अब स्थानीय स्वशासी निकाय को चुनाव नियमित रूप से कराना संवैधानिक बाध्यता हो गई। पहले ये संवैधानिक नहीं था, इसलिए इस पर ज्यादा कोई जोर नहीं देता था, लेकिन जैसे ही ये संवैधानिक इकाई बन गई तो इस पर क्या हो गया, नियमित रूप से काम होने लग गया। निर्वाचित और शासी निकायों को सदस्य तथा पदाधिकारियों के पदों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ी जातियों के लिए सीटें आरक्षित थी। कम से कम 1/3 जो सीट है वो महिलाओं के लिए आरक्षण है। हर राज्य में पंचायत और नगर पालिका का चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग नामक एक स्वतंत्र संस्था का गठन किया गया। तो याद रख लेना, ये पेपर में आ सकता है क्वेश्चन कि पंचायत और नगर पालिका को जो चुनाव होता है, मात्र इसके लिए ही राज्य का चुनाव आयोग की स्थापना की गई। ठीक है, राज्य सरकार को अपने राजस्व अधिकारों का कुछ हिस्सा इन स्थानीय शासी निकायों को देना पड़ता है। अब भाई जो भी टैक्स आएगा अब तो स्थानीय सरकार को भी तो देना पड़ेगा, तो इनका चलेगा कैसे सिस्टम। ठीक है, अब देखो ग्राम पंचायत, तो बेसिकली प्रत्येक गांव या ग्राम के समूह एक पंचायत होती है। ठीक है, एक क्या होती है, जैसे गांव का एक समूह हो गया, वार्ड नंबर तुमने देखा हो गया, और इसमें जो मेन होते कौन होते हैं, सरपंच। ठीक है, जिसमें एक कई सदस्य होते हैं और एक अध्यक्ष होता है इसमें, और उसके प्रधान अध्यक्ष को ही हम सरपंच कहते हैं। ठीक है, अब मैं बात करूं, बहुत सारे सरपंच जो मिला के एक पंचायत समिति, बहुत सारे पंचायत मिला के एक पंचायत समिति बनती है। कई ग्राम पंचायत मिलकर मंडल समिति या फिर पंचायत समिति का गठन करती हैं। इसका चुनाव उस इलाके के सभी पंचायत के सदस्यों के द्वारा होता है। ठीक है, पंचायतों की मुख्य परेशानियां क्या थी, जागरूकता का अभाव था, धन का अभाव तो था ही भैया, अधिकारियों की मनमानी थी, जन ही जन सहभागिता में कमी, केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा समय पर वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं कराना। तो ये इनके सामने चुनौतियां थी कि केंद्र और राज्य सरकार जो है उनको टाइम पर समय पर धन नहीं देती थी, जिस वजह से आज भी हमने देखा है कि कहीं कहीं पर
कहीं पर हमने देखा है सफल है तो कहीं पर असफल है। चुनाव भी नियमित रूप से नहीं होते हैं, उनको सब हल्के में ले जाते हैं, तो ऐसे में कैसे चलेगा? ठीक है, अब मैं बात करता हूँ तीसरे स्तर की, जिला परिषद। हमने देखा पंचायत, फिर पंचायत समिति, फिर जिला परिषद। किसी जिले की सभी पंचायत समितियों को मिलकर, अब जितनी भी है, अब मैं बात करूँ पंचायत, सिंगल पंचायत, हमने देखा कि ग्राम मिलकर और पंचायत समितियां मिलकर, जब पंचायत समितियां मिल जाती हैं वो जिला परिषद का निर्माण करती हैं और इसमें जिला परिषद का गठन हो जाता है। जिला परिषद के अधिकांश सदस्यों का चुनाव होता है। जिला परिषद में उस जिले से लोकसभा और विधानसभा के चुने गए सांसद और विधायक तथा जिला स्तर की संस्थाओं के कुछ अधिकारी भी सदस्य के रूप में होते हैं। तो इनमें कौन कौन हो सकता है? लोकसभा, विधानसभा के चुने हुए सांसद, विधायक, ये सारे हो सकते हैं। जिला परिषद का प्रमुख इस परिषद का राजनीतिक प्रधान होता है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं नगर निगम। ये एक तरह से शहर की स्थानीय शासन व्यवस्था है। इस प्रकार स्थानीय शासन वाली संस्थाएं शहरों में भी काम करती हैं, जैसे गांव में ग्राम पंचायत, तो शहर में नगर निगम। छोटे शहरों में नगर पालिका होती है और बड़े शहरों में नगर निगम होती हैं। जो बहुत ज़्यादा, जैसे कि कोई डेवलप्ड शहर है, छोटे मोटे शहरों में तो नगर पालिका होगी, लेकिन जो बड़े शहर हैं वहां पर नगर निगम काम करती है। नगर पालिका, नगर निगम दोनों का कामकाज निर्वाचित प्रतिनिधि करते हैं। अब जितने भी काम होते हैं, जो कौन होगा? निर्वाचित सदस्य करेंगे, जो चुने हुए होंगे। नगर पालिका प्रमुख नगर पालिका के राजनीतिक प्रधान होते हैं। क्या? नगर पालिका जो प्रमुख होता है वो नगर पालिका के राजनीतिक प्रधान होते हैं। नगर निगम ऐसे अधिकारी को मेयर कहते हैं। जो नगर निगम में होते हैं, जो अधिकारी, पद अधिकारी, उसी को मेयर बोला जाता। तो ये बात आप याद रख लेना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अब अगला चैप्टर हम कुछ देर में अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो आप रिवीजन करते रहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।